This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डायरेक्टली इस चैनल को विजिट करके वहाँ भी इस लेक्चर को इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि कैंसर क्या है और कैंसर क्यों होता है, कारण क्या हो सकता है। एक्चुअली कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं एबनॉर्मल और अनियंत्रित तरीके से ग्रो करने लग जाती हैं, अर्थात अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है और ये शरीर के अन्य भागों में फैल भी सकती हैं और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण वहां पर गांठ बन जाती है। अधिकांश जो कैंसर हैं वो 65 ईयर्स के अधिक की उम्र के लोगों में देखे जाते हैं, पर पहले भी हो सकते हैं। और स्टडीज ये बताती है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कैंसर की ज्यादा होता है। वैसे तो कैंसर मानव शरीर में कहीं भी शुरू हो सकता है। हमारे शरीर में आप जानते हैं कि खरबों कोशिकाएं हैं, तो किसी भी कोशिका से कैंसर कोशिका डेवलप हो सकती है। कैंसर सिंबल के बारे में यदि हम बात करें तो एक प्रकार का रिबन होता है, ठीक है ना। तो रिबन के लूप होता है जिसे देखकर समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति जिसने रिबन पहना है वो किस टाइप के कैंसर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो ये शो करता है कि कैंसर का अवेयरनेस और कैंसर पेशेंट की सपोर्ट के लिए हम उस रिबन को पहन रहे हैं। कैंसर के लिए लगभग 43 अलग अलग कलर्स हैं, तो ये मान सकते हैं कि 43 अलग अलग कैंसर्स के लिए वो रिबन तैयार किए गए हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे स्तन कैंसर के लिए पिंक कलर का रिबन है और ल्यूकेमिया के लिए नारंगी कलर का। इसके अलावा बहुत सारे और भी कलर हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि हम देखें कि पेंक्रिएटिक कैंसर के लिए ये कलर है, यूटेराइन कैंसर के लिए लाइट पिंक हो गया, इसी प्रकार प्रोस्टेट कैंसर के लिए ब्लू हो गया। ठीक है ना, तो ये अलग अलग कलर के रिबन अलग अलग टाइप के कैंसर अवेयरनेस को शो करते हैं। आगे हम आते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर, यानी कैंसर में हमारी बॉडी में होता क्या है। एक्चुअली कैंसर की रोग प्रक्रिया या रोग प्रोसेस उस समय शुरू होता है जब एक कोशिका, सामान्य कोशिका से जो उसका डीएनए है वो किसी भी कारण से उत्परिवर्तित या रूपांतरित हो जाता है, तो उससे वो कोशिका असामान्य हो जाती है। यह असामान्य कोशिका फिर अपना क्लोन बनाना शुरू कर देती है, अपने ही जैसी कोशिकाएं, और तेजी से बनाना शुरू करती हैं, असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम मेलिग्नेंट सेल्स या कैंसर सेल्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो कैंसर सेल्स हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसी होती हैं ये। तो कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, कुछ स्पेशल उसमें लक्षण होते हैं। जैसे एक तो झिल्ली का कुछ चेंजेस होते हैं, जो कोशिका की मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसमें कुछ प्रोटीन्स डिफरेंट होते हैं, जो कोशिकाओं की वृद्धि की दर है वो डिफरेंट हो जाती है, और कुछ और जो चेंजेस हैं वो आते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि कोशिका झिल्ली या कोश सेल मेम्ब्रेन में क्या परिवर्तन होता है। सेल मेम्ब्रेन में जो परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, जिससे उसके अंदर और बाहर जाने की जो प्रक्रिया है वो चेंज हो जाती है। जो फ्लूइड है वो बड़ी तेजी से अंदर बाहर आ सकते हैं, कंट्रोल कम हो जाता है। इसी प्रकार ये जो मेलिग्नेंट सेल है इसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है इसकी मेम्ब्रेन पर, जिसे हम ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कार्सिनो एम्ब्रियोजिन एंटीजन है, इसी प्रकार प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है। तो ये अलग अलग टाइप के कैंसर के लिए वो उस सेल के मेम्ब्रेन पर होते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये जो प्रोटीन है ये इन कैंसर कोशिकाओं में उस समय डेवलप हो जाते हैं जब वो सामान्य कोशिकाओं से अलग हो रही होती हैं, बन जाती हैं। इसके अलावा जो घातक कोशिकाएं या जो कैंसर सेल्स हैं उनकी झिल्लियों में फाइब्रोनेक्टिन नाम का
जो पदार्थ है जो वो कम हो जाता है। ये एक प्रकार का सेलुलर सीमेंट होता है जो एक कोशिका को दूसरे के साथ चिपका के रखता है। तो इससे क्या होगा, वो कम हो जाएगा तो कोशिकाएं आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकती हैं और वो कोशिका उस ट्यूमर स्थल से दूसरी जगह जाकर वहां भी ट्यूमर फैला देगी। तो इसीलिए ये ट्यूमर जो है वो स्प्रेड काफी आसानी से हो पाता है। मेटास्टेसिस इसका बड़ा इजीली होता है। इसके अलावा जो कोशिका है कैंसर वाली, कैंसर सेल में जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है और अनियमित आकार का होता है। कैंसर सेल्स का जो न्यूक्लियोलाई है वो भी बड़ा होगा और संख्या भी ज्यादा होगी। इसी प्रकार क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी देखी जाती हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, यानी कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो सामान्य कोशिकाओं की तुलना में जो कैंसर सेल्स हैं उनमें सेल डिवीजन अनियंत्रित हो जाता है, तेजी से होता है, अनियंत्रित हो जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और इसीलिए वहां पर एक गांठ बन जाती है। तो कहते हैं कि गांठ वाली बीमारी, तो इसमें ज्यादातर जगह जगह ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब ये जो ट्यूमर सेल्स हैं है तो सेल ही, तो ये ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगी, सॉरी निकालेंगी और ग्लूकोज का यूज करेंगी। तो हमारी जो सामान्य कोशिकाओं के लिए, उनके लिए ये चीजें कम पड़ जाएंगी और ये इतनी स्पेसिफिक होती हैं कि यदि ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम है तो भी ये रुकती नहीं है, अनएरोबिक ऑक्सीजनेशन के द्वारा भी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती हैं और मल्टीप्लिकेशन इनका चलता रहता है। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं वो सामान्य कोशिकाओं से काफी अलग होती हैं। अब आता है इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। कैंसर में ये दो शब्द काफी सुनने को मिलते हैं। इन्वेजन और मेटास्टेसिस वो तरीके हैं जिनसे कैंसर सेल्स या कैंसर स्प्रेड होता है। इन्वेजन में जो कैंसर स्प्रेड होता है वो ट्यूमर के पास होता है। ये एक ट्यूमर बना, उसकी सेल्स ने दूसरी सेल को प्रभावित किया, अपने पास वाली को, और वहां भी ट्यूमर बन गया। और इसके अलावा ये जो सेल हैं ये अभी मैंने आपको बताया कि एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता कम होती है तो आसानी से ये टूट जाती हैं और कोई कैविटी वगैरह के में अंदर है तो थोड़ा सा आगे जाके भी वो सेटल हो जाती हैं और वहां भी कैंसर हो जाता है। इस सिस्टम को हम इन्वेजन कहते हैं, जिसमें ट्यूमर के पास में दूसरा ट्यूमर हुआ। जबकि एक सिस्टम और है जिससे कैंसर स्प्रेड होता है, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। उसमें कैंसर सेल अपने उस ट्यूमर से, जो प्राइमरी ट्यूमर है वहां से टूटकर ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम, उस सर्कुलेशन की सहायता से दूर किसी ऑर्गन में जाकर भी सेटल हो जाती है और वहां भी ट्यूमर डेवलप हो जाता है। तो और वो मल्टीपल ऑर्गन्स में हो सकता है, तो इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो स्प्रेड होने का है सिस्टम वो काफी तेजी से चलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है कैंसर स्टडी में वो आता है कि कारण क्यों हो जाता है कैंसर। तो कैंसर का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है, मल्टी फैक्टोरल डिजीज है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके होने से, एक या एक से अधिक कोई फैक्टर हो तो कैंसर डेवलप हो सकता है। एग्जाम्पल इसमें आते हैं वायरस एंड बैक्टीरिया फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, जेनेटिक और फैमिलियल फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स एंड हार्मोनल फैक्टर्स। इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम एक एक करके आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया। ऐसा माना जाता है कि कुछ वायरस खुद को कोशिकाओं की आनुवंशिक संरचना यानी डीएनए में शामिल कर लेते हैं और कैंसर डेवलप कर देते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल है ईबी वायरस यानी इप्स्टीन बी बार वायरस, बर्किट लिम्फोमा के लिए, नेजोफेरेंजियल कैंसर के लिए और कुछ हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए जिम्मेदार हो जाता है। इसी प्रकार कुछ बैक्टीरियाज हैं वो भी कैंसर के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसमें है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया। ये एक ऐसा पहला बैक्टीरिया था जिससे मनुष्यों में कैंसर के लिए एक निश्चित कारण के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। एच पाइलोरी क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस करता है और उसके बाद कैंसर की घटनाओं में भी जुड़ा हुआ होता है कि वो जीआईटी का कैंसर भी डेवलप कर सकता है। फिजिकल फैक्टर्स, कार्सिनोजेनेसिस से जुड़े हुए जो भौतिक कारक हैं उसमें शामिल होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, इसके अलावा अलग कोई विकिरण,
कंटिन्यूअस कोई पुराना इरिटेशन या सूजन, और तंबाकू का इस्तेमाल जिसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है च्यूइंग के दौरान। तो ये फिजिकल फैक्टर्स कहे गए हैं। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कैंसर के लिए काफी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बार बार जो एक्सरे करवाई जाती है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, वहां भी एक रिस्क होता है, यानी एक्सेसिव एक्सपोजर टू द एक्सरे। इसके अलावा जहां पर परमाणु हथियार बनाए जाते हैं वहां भी जो रेडियोधर्मी सामग्री है उसके संपर्क में आने से जो आयनकारी विकिरण है उससे भी कैंसर हो सकता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, लंग्स, बोन, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर आदि प्रकार की कैंसर की बीमारियों से जुड़ा हुआ माना जाता है, यानी इनसे ये टाइप के कैंसर हो सकते हैं। उसके बाद आता है केमिकल फैक्टर्स। काफी ऐसे खतरनाक रसायन होते हैं जिनके संपर्क में आने से वो डीएनए की संरचना को प्रभावित कर उसमें कैंसर डेवलप कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस टाइप के जो कैंसर होते हैं वो लिवर, लंग्स, किडनी, इन के टाइप के जो कैंसर होते हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं। तंबाकू और 60 से अधिक ऐसे रसायन हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। तंबाकू अकेला ही नहीं, तंबाकू जब कई जो रसायनों के साथ मिलकर कैंसर की गतिविधि को, कैंसर होने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। इसके अलावा अब्रक और यूरेनियम जैसे रसायन भी हैं। एक काफी लंबी लिस्ट है केमिकल्स की जो कार्सिनोजेनिक हैं। तो उसके में हम देख सकते हैं कि एमीन, एनिलीन डाई जो है वो कैंसर कारक है। कुछ कीटनाशक, फॉर्मेल्डिहाइड, आर्सेनिक, टार, कोल टार, उनका कालिक, अब्रक, बेंजीन, सुपारी और चूना, खाने वाले सावधान हो जाएं, कैडमियम, क्रोमियम, निकल और जिंक, इनके जो ओर हैं, लकड़ी का बुरादा, इवन बेरिलियम और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो केमिकल्स हैं वो कैंसर कारक हैं। जेनेटिक और फैमिली फैक्टर भी कैंसर को डेवलप कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे कैंसर आइडेंटिफाई किए गए हैं, पहचाने गए हैं जो अनुवांशिकता से संबंध रखते हैं, यानी परिवार में वो हो सकते हैं, जैसे बर्किट लिम्फोमा, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, मेनिंगोमस, एक्यूट ल्यूकेमिया, रेटिनोब्लास्टोमा, विम्स ट्यूमर और स्किन कैंसर। इसके अलावा जो स्किन कैंसर में जो मिलिनोमा है, ये जेनेटिक इनकी प्रीडिस्पोजिंग देखी जा सकती है। कुछ डाइट्स भी ऐसी हैं जो कैंसर कारक बन सकती हैं। इनमें अत्यधिक फैट, एल्कोहल, नमक उपचारित या स्मोक्ड मीट या मांस, नाइट्रेट युक्त खाद्य पदार्थ, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट आदि। इसके अलावा जो शराब जो है, एल्कोहल, वो भी कैंसर कारक बन सकती है, अत्यधिक उसका यूज, जिसमें मुख्य रूप से ओरल कैंसर, जीआईटी का कैंसर, लेरिंग्स का कैंसर, लिवर, कोलोरेक्टम और इवन ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद में आता है हार्मोनल फैक्टर्स। माना जाता है कि जो ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और जो यूट्रस का कैंसर है वो मुख्य रूप से हमारे इंडिजीनस हार्मोन्स के लेवल पर निर्भर करते हैं। डाई स्टेबिस्ट्रोल, डीईएस नाम का जो हार्मोन है वो योनि कार्सिनोमा के कारण के रूप में पहचाना गया है। इसके अलावा जो ओरल गर्भ निरोधक हैं वो भी यदि लंबे समय तक लिए जाएं, एस्ट्रोजन थेरेपी यदि दी जाए, तो हिपेटोसेलुलर, एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप कर सकते हैं। महिला प्रजनन चक्र जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उससे जुड़े हुए जो हार्मोन हैं वो भी कैंसर की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। स्टडीज ये बताती है कि यदि मासिक धर्म की शुरुआत पहले हो जाए 12 वर्ष से कम उम्र में, और रजोनिवृत्ति जो मीनोपॉज है वो लेट हो 55 वर्ष की आयु के बाद, इसी प्रकार यानी जो बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता, यानी अनमेरिड जो वेमेन है
जो शादी नहीं करती हैं, तो उनमें ये हार्मोन से रिलेटेड कैंसर डेवलपमेंट देखा जा सकता है, रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करें यदि इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट की, कैसे इसका पता कैसे लगाएंगे और इलाज कैसे होगा, तो उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक कैंसर का जो ट्रीटमेंट है और जो उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो अलग अलग होंगे। इसलिए अलग अलग जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम इनको स्टडी करेंगे। जैसे जब हम ब्रेस्ट कैंसर को स्टडी करेंगे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट देखेंगे, स्किन कैंसर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसका इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट वहाँ देखेंगे। तो आप आगे आने वाले लेक्चर्स समय पर देखें, आपको अच्छी सी जानकारी मिल पाएगी। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।